आपको कहाँ तक करा चुके थे हम अनुसूचियों की बात कर रहे थे, शेड्यूल की बात कर रहे थे। और शेड्यूल में मैंने आपसे कहा था कि कितने शेड्यूल है आपके पास। तो इनिशियली वी हैव 8, प्रारंभिक तौर पर हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। आज उनकी संख्या कितनी हो चुकी है आपकी? 12 हो चुकी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आप एग्जाम में जैसे इससे पूछा जाता है कि किस अनुसूची के तहत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, अंडर विच शेड्यूल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन। ये क्वेश्चन आता है अक्सर, अनुसूची आपके साथ है। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इन विच शेड्यूल लैंग्वेज आर लिस्टेड, किस अनुसूची में भाषाएं सूचीबद्ध हैं, या संविधान में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। या क्वेश्चन आता है कि अंडर विच शेड्यूल सीट एलोकेशन इनटू द काउंसिल ऑफ स्टेट, किस शेड्यूल किस अनुसूची के तहत केंद्र में जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा के बीच सीटों का बंटवारा है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिलेंगे? शेड्यूल से देखने को मिलेंगे। ये तो आपके इनिशियली 8 हो गए। इसके बाद से लास्ट वाले आपके कौन से हैं? तो लास्ट वाले आपने देखा होगा, आपसे पंचायती राज सुना होगा आपने, म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिका सुनी होगी। फिर दल बदल कानून पूछता है, ठीक है, अंडर विच शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका, डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून किस अनुसूची के तहत है। ये सारे के सारे आपको संशोधन के तहत पूछता है, या डायरेक्ट इनसे रिलेटेड आपसे क्या पूछता है? वो अनुसूची पूछता है। ठीक, या अगर यूपीएससी की बात करें या एचसीएस की मैं बात करूं, अगर हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में देखोगे तो वहां से थोड़ा लेवल अपर उठ जाएगा, और वहां पे क्या करेगा? वो आपको 4 शेड्यूल दे देगा और 4 इधर उनकी बातें लिख देगा और कह देगा मैच द फॉलोइंग, आप इन्हें क्या करिए? सही मिलान करिए या ऑड वन आउट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो लिखेंगे आप पहली अनुसूची, अनुसूची प्रथम लिखेंगे आप। पहली अनुसूची क्या आपका? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। पहला कौन सा आपका? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है, संघ में आपके राज्य हैं और आपके केंद्र शासित प्रदेश है। तो जितना भी, फॉर एग्जांपल जब आप पार्ट फर्स्ट पढ़ोगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र, तो वहां पे एक आर्टिकल पढ़ोगे, आर्टिकल 4, जो कि आर्टिकल 4 क्या कहेगा आपसे? आर्टिकल 4 कहेगा कि जब भी आप अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन करोगे तो आपको अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप या तो राज्य बनाओगे या केंद्र शासित प्रदेश बनाओगे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे उसे क्या करना होगा? सूचीबद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो कितने राज्य हैं आपके? जान के बड़ा ही दुख होगा आपको, 28 राज्य हैं। बताओ यार, हद है। जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्टेट। अब क्या वो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू एंड कश्मीर एक, लद्दाख दूसरा। ठीक है, तो लिखो वर्तमान में 28 राज्य हैं। 29 राज्य तेलंगाना बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर के एक कम हो जाने से आज राज्यों की कितनी संख्या हो चुकी है? 28 हो चुकी है। तो लिखो आप वर्तमान में कितने राज्य हैं आपके पास? 28 राज्य हैं। ठीक है, कितना समझ आ रहा है? केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, केंद्र शासित प्रदेश कितने आपके? वो भी 8 हैं। कोई बताएगा ऐसा क्यों? क्योंकि भाई पहले 7 थे, जम्मू एंड कश्मीर आपके 2 बने तो 9 हो गए। ठीक, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020 से। दोनों क्या हो गए आपके? मर्ज हो गए, सिंगल यूनियन टेरिटरी हो गए। तो उन दोनों के मर्ज होने से कम हो गया। इसकी वजह से आज केंद्र शासित प्रदेशों की सूची कितनी है आपकी? 8 है। क्या मैडम आप मुझे बता सकते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझसे बताना ही पड़ जाएगा। हाँ मैडम बताएं। अबे यार चीतो, कुछ तो बताओ। देखो एक्चुअली क्या होता है कि तुम ट्राई तो कर सकते हो, 8 नहीं बताओगे, 5 बताओगे, 6 बताओगे, 4 बताओ, कुछ तो बताओगे, एटलीस्ट ट्राई तो करो। हाँ, कौन कौन से हैं ऊपर से शुरू करो, एक सिक्वेंस से शुरू करोगे तो कभी गलत नहीं जाएगा। पहले जाओ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़, फिर आपका दिल्ली, उसके बाद से नीचे आओ दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है, उसके नीचे आओगे तो लक्षद्वीप, बहुत बढ़िया,
ठीक, उसके बाद से पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार। हो गया 2 2 4 2 6 8। क्लियर? ठीक है, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है जम्मू कश्मीर का? जम्मू एंड श्रीनगर, क्या आपके दो है ना? ठीक, लद्दाख लेह कहाँ है हेडक्वार्टर? लेह। चंडीगढ़ दिल्ली का न्यू दिल्ली है। दादरा नगर हवेली दमन दीव का दमन, क्या आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? दमन। लक्षद्वीप का कहाँ पे? कवरत्ती, कहाँ है आपका? कवरत्ती। पुदुचेरी 4 को मिला के बनता है, कौन कौन? पुदुचेरी, कराईकल, यमन, माहे। ठीक है, कौन कौन से? पुदुचेरी, कराईकल, यमन, माहे। ठीक है, इन चारों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनता है आपका पुदुचेरी। ठीक, 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, केरल, आंध्रा और तमिलनाडु। पुदुचेरी की किन किन में? एक केरल की साइड है, 3 आपके आंध्रा और आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा एक साइक्लोन पुदुचेरी और तमिलनाडु को हिट करेगा 25 तारीख के आज। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? अभी एक गति साइक्लोन था ना अरेबियन सी में, जिसने कहां पे हिट किया? सोमालिया और यमन में हिट किया। ठीक है, और रात को निवर साइक्लोन ने तमिलनाडु और पुदुचेरी को हिट किया। क्या ना निवर, NIVAR भैया, इन्हें हाँ साइक्लोन बोले तो चक्रवात, ये सब चीजें भी देखते रहा करो। ठीक है, तो ये एग्जाम में एकदम चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। आने वाले एग्जाम में आप देखोगे कि करंट अफेयर्स में साइक्लोन्स जनरली आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निवर साइक्लोन है जो कि बंगाल की खाड़ी में बना है। कहां बना है? निवर, ये भी याद रखना। कहां पे? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, निवर, जिसने किसे किया? तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। ठीक, अब पॉलिटी पढ़े तो 2 राजनीतिज्ञों की मृत्यु हुई है हाल ही में। ठीक, एक आपके तरुण गोगोई साहब, कौन? तरुण गोगोई, और एक अहमद पटेल। ठीक, दोनों कांग्रेसी हैं, दोनों क्या आपके? कांग्रेसी हैं। तरुण गोगोई सबसे लंबे समय तक असम के मुख्यमंत्री रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। किसके सीएम रहेंगे? असम के सीएम रहे। वर्तमान में असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। हरियाणा के कौन है? चलो शुक्र है, अहमद पटेल गुजराती। ठीक है, ये कहाँ के आपके? राज्यसभा के मेंबर थे गुजरात से, अहमद पटेल। तो ये 2 नाम याद रखना। ठीक है, बाकी फिर लिखवाएंगे करंट अफेयर्स में। ठीक, तो पहले में सूची पता चल गया। पहले में सूची में क्या है? राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। 28 के 28 राज्य नहीं लिखवा रहे आपसे, लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश लिखवा दिए क्योंकि ये जरूरी थे। 2 आपके नए बने हैं और 2 आपके मर्ज हुए। क्लियर? इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनेगा, अगर बनेगा तो। ठीक है, अभी जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अभी रोशनी एक्ट पे बवाल चल रहा है, सुना है ना रोशनी एक्ट? यार तुम लोग न्यूज़ पढ़ लिया करो भाई, ऐसे मत करो। एकाएक कोई देखो, एक दिन में जीएस तैयार नहीं होती है। क्लियर? आप बार बार चीजों को पढ़ोगे तो कोरिलेट करना सीख जाओगे, नहीं तो मैं जो भी चीज बताऊंगा तुम्हें एक बम लगेगा और ऊपर से जाएगा। ठीक है, अब मैं रोशनी एक्ट कहूंगा तो तुमने पढ़ा होगा तो देखोगे उसमें जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे पीडीपी के हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद वाली, ठीक, सबके नाम उसमें आ रहे हैं क्योंकि सबने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बांट के खाई है। और राजनीति में तुम्हें पता है सबको हिस्सा मिलता है, बिना सबको खिलाए कोई अकेला नहीं खाता, नहीं तो जेल चला जाएगा। जैसे बीजेपी वालों को मिला नहीं, ये थे ही वहां पे, पकड़ लिया सबकी गर्दन। अब ज्यादा बोलोगे सीबीआई जांच होगी, सबकी फाइल आ जाएगी, कोई विरोध नहीं करेगा। ये सब पॉलिटिकल टैक्टिक्स होती हैं आपकी। चलिए कोई बात। नेक्स्ट लिखेंगे अनुसूची 2। क्या लिखेंगे आप? अनुसूची 2। क्या लिखेंगे आप? अनुसूची 2। अनुसूची 2 में लिखेंगे आप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे राज्यसभा के सभापति एवं उप
सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, क्या लिखेंगे आप, प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसके बाद लिखेंगे आप राज्यपाल यानी गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य विधान सभा के सभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्य आपके, ठीक है। लिखेंगे आप इन क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित, इन क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित, प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित, ठीक है। ये अगर देखो तो ये केवल 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों की बात करता है। जो पार्ट 5 है, जो अनुसूची 5 है, वो भारत में कहीं भी अनुसूचित जाति जनजाति रह रही है उन सबके लिए। लेकिन ये क्या आपका शेड्यूल 6 स्पेशल कह रहा है कि केवल इन राज्यों से संबंधित अनुसूचित जनजातियां जो हैं उनके लिए जो भी कानून प्रावधान बनेंगे वो शेड्यूल 6 में रखे जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे राज्य मेंशन है और ऊपर वाले में राज्य मेंशन नहीं है, दैट इज द डिफरेंस। यही क्या इसमें अंतर है। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे अनुसूची 7। अनुसूची 7 में लिखेंगे आप केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। क्लियर? ठीक, यहां पे लिखेंगे आप 3 सूची है आपकी, ठीक है, 3 लिस्ट आर लिस्टेड हियर, 3 सूचियां यहाँ पे सूचीबद्ध है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, बहुत बढ़िया, और समवर्ती सूची। कौन कौन सी आपकी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर? कितना समझ में आया? ठीक है। अब इसमें विषय आपके कितने हैं वो जब मैं आर्टिकल 249 लिखवाऊंगा, ठीक है, तब लिखवाओगे कौन कौन से विषय किस किस में आते हैं। बस अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सूचियां पढ़ रहे हैं कि ये किस में पावर जो है आपका अनुसूची 7 में, लेकिन किसमें ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट थे वो आप जरूर लिखेंगे। संघ सूची में 97, 66, 47, 97। आज इसकी संख्या बढ़ के 99 हो चुकी है, ठीक है, 99, 100 जो भी है, ठीक है, वैसे 99 है, 100 एक कम कर दी गई है, ठीक है, और राज्य सूची में डाल दी गई है, 99 कर दी गई, लेकिन 97 के बाद क्या नहीं है, काउंटिंग नहीं है। जैसे आर्टिकल्स की नहीं है ना, तो जब भी एग्जाम में पूछे तो क्या लिख के आओगे? 97, ठीक, ओरिजिनली जितनी है वही लिखना है हमें, और वो हमेशा वही पूछेगा, क्लियर, संशोधन वाला नहीं पूछता। इसकी संख्या घट के आपकी 58 आ चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कितना मानते हैं? इसकी संख्या बढ़ के 52 हो चुकी है, 52, लेकिन कितना मानते हैं हम? 47। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही याद रखना है, संशोधित वाली याद नहीं करना, डोंट बी कंफ्यूज। क्लियर? चलिए आगे। संघ सूची का मतलब है इस पे कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को यानी मोदी सरकार को है, इस पे हरियाणा सरकार को यानी राज्यों का कानून बनाने का अधिकार, और इस पे केंद्र में राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे मैरिज एंड डिवोर्स, शादी तलाक, ठीक है, न्यूज़पेपर से संबंधित, पब्लिकेशन हाउस से संबंधित कानून बनाना है, या परिवार नियोजन से संबंधित कानून बनाना है,
ठीक, तो वो किसमें जाता है? समवर्ती सूची में जाता है। किसमें जाता है? समवर्ती सूची। इरिगेशन, पुलिस, जेल, ये सब किसमें? आपके राज्य सूची में। डिफेंस, आर्मी वगैरह जितनी भी आपके, ठीक है, निर्वाचन वगैरह वो किसमें है? संघ सूची में। ये बात में करेंगे हम। ठीक, अगर मान लो समवर्ती सूची के किसी विषय में केंद्र में राज्य तो दोनों ने कानून बना दिया, तो केंद्र सरकार पहले बनाए या बाद में बनाए? केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसकी सुप्रीमेसी है? केंद्र सरकार की सुप्रीमेसी है। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट लिखेंगे अनुसूची 8। क्या लिखेंगे आप? अनुसूची 8 लैंग्वेज लिस्ट, भाषा सूची। क्या लिखेंगे आप? लैंग्वेज लिस्ट, भाषा सूची। ठीक, लिखेंगे आप यहाँ पे नोट करके, लिखेंगे प्रारंभिक तौर पर संविधान में 22 भाषाएं सूचीबद्ध थी। ये दोनों एग्जाम में आता है कि पहले कितनी थी, आज कितनी है। ठीक है, प्रारंभिक तौर पर संविधान में 22 भाषाएं सूचीबद्ध थी। कितनी भाषाएं सूचीबद्ध थी आपकी? 22 भाषाएं सूचीबद्ध थी। आज इनकी संख्या 14 थी, आज इनकी संख्या 22 है। पहले 14 थी, आज इनकी संख्या कितनी है? 22। क्लियर? हाँ, ये प्रारंभिक है, ये वर्तमान है। लिख लिया आपने? जाहिर सी बात है, जो 8 भाषाएं ऐड की गई होंगी उनके लिए संविधान संशोधन हुआ होगा। उनके लिए क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, तो जाहिर सी बात हमें क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में पूछता है वो कि सिंधी को संविधान में कब जोड़ा गया या किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो हम लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे 15वीं भाषा के तौर पर जुड़ी सिंधी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 21 इन ईयर 1967। मैम लिखेंगे 15वीं भाषा के तौर पर जोड़ी गई भाषाएं लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? जोड़ी गई भाषाएं। 15वीं भाषा के तौर पर सिंधी जुड़ी। सिंधी कौन बोलते हैं? 2000 माइग्रेटेड फ्रॉम द सिंध प्रांत पाकिस्तान, यानी जो कराची के इलाके से, मोहनजोदाड़ो के इलाके से माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं। ठीक है, वो लोग सिंधी बोलते हैं। अगर सिंधियों को पहचानो तो उनके नाम के पीछे नहीं देख लेना, अडवाणी, अडानी, अंबानी, ठीक है, ये दुर्रानी, खेमानी, ये जितने भी सारे सिंधी होते हैं। ये मेरा सिंधी दोस्त है, इसलिए उसने बताया है। इतने सिंधियों को पहचानो तो लास्ट में नहीं देखिए, समझ जाएंगे सिंधी है। दुर्रानी, खेमानी, जितने भी अडानी वडानी, लालकृष्ण शारवानी, वो भी सिंधी हैं। तो वो जब लोग आए तो जाहिर सी बात है उनकी भाषा को भी संविधान में क्या किया गया? मेंशन किया गया। तो 15वीं भाषा के तौर पर क्या जुड़ी आपकी? सिंधी। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 71 इन ईयर 1992, संविधान संशोधन 71 1992, 3 भाषाओं को जोड़ा गया। किसे किसे? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ये 3 भाषाएं जुड़ी। कब? संविधान संशोधन 71 ईयर 1992। ठीक है, चले आगे। ठीक, नेपाली कौन बोलता है? नेपाली। ठीक है, लेकिन उनसे हमें क्या लेना देना? उन्हें हम संविधान में क्या चाहिए ना भैया? हमारे यहाँ कौन बोलता है? तो आपने सुना होगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग सुना है? पश्चिम बंगाल में भाई भारत में सबसे अच्छा चाय का उत्पादित होता है तो दार्जिलिंग की सुना होगा आपने। किसी जिले में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित होता है तो दार्जिलिंग में, राज्य में, असम में होता है। ठीक है, तो दार्जिलिंग के जो लोग हैं दे आर द गोरखास। क्या है? गोरखा है। तो वो पढ़ते ना कहीं से कहीं जाट मराठा, गाना नहीं है लता मंगेशकर का, प्रदीप कुमार के द्वारा लिखा हुआ, पता नहीं है मेरे वतन के लोगों आपकी याद है कुछ? हाँ, उसमें सुना होगा। तो वहां के जो गोरखास है, ठीक, फिर सिक्किम के जो लोग हैं दे स्पीक नेपाली। वो लोग क्या बोलते हैं? नेपाली बोलते हैं। सिक्किम के अभी प्रेम कुमार वहां के क्या है आपके सीएम है, और उन्होंने जो शपथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पे तो उन्होंने नेपाली में ही ली थी। तो वहां के लोगों की भाषाओं को क्या किया गया? संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। सिक्किम 1975 से पहले भारत का अंग नहीं था, वो बताएंगे बाद में। तो जाहिर सी बात है बाद में उनकी भाषाओं को क्या करना था? मान्यता दे दी ना। कोंकणी कौन बोलता है? गोवा के लोग। कौन बोलते हैं आपके? गोवा के लोग, या गोवा से सटे हुए जो राज्य आपके महाराष्ट्र के देश की कोंकणी। मणिपुर राज्य आपका, वहां के लोग मणिपुर। कोंकण रेलवे भी है।
ठीक है, पूरा कॉरिडोर है, कोंकण तट भी है, ठीक है। कोरोमंडल तट अलग है आपका, कोरोमंडल आपका किधर है तो पूरब में है, कोंकण आपका पश्चिम में है। दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो 2000 किलोमीटर के आसपास होगा, ठीक है। हाँ, आ जाइए आगे। नेक्स्ट है आपका, अभी तो 4 ऐड होगी ना, 4 और जोड़नी है, तभी तो 22 पहुंचेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92 इन ईयर 2004, संविधान संशोधन 92 वर्ष 2004, ठीक है। 4 भाषाओं को संविधान में सूचीबद्ध किया गया, कौन कौन सी? डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, ठीक है। कौन कौन सी? डोगरी, बोडो, पल्लू बस जा रहा बात, ठीक। कौन कौन सी? डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। अब ये कौन बोलते हैं? डोगरा रेजिमेंट में, आर्मी में, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर बोली जाती है, कहाँ पे? कश्मीर, ठीक है। बोडो तो टैंगो चार्ली मूवी देखी अजय देवगन वाली, टैंगो चार्ली, बॉबी देओल, आश्रम के अलावा भी एक मूवी उसकी, आश्रम चला ना आजकल, बॉबी देओल का, पीके जय प्रकाश झा प्रोड्यूसिंग, आश्रम, पता नहीं तेरा भला हो गया। तो बोडो कौन बोलते हैं? असम के लोग, कहाँ के? क्योंकि टैंगो चार्ली मूवी में बोडो प्रॉब्लम को दिखाया गया है। जो शुरुआत में वो देखते हो ना, टैंगो चार्ली मूवी देखी किसी ने? वो जिसमें वो पेड़ काट देता है उसका, वो मॉर्फिन वो तड़पता रहता है, तो वो बोलता है मैं मॉर्फिन देख आता हूँ, ये मेरे बेटे की उम्र का है, और वो कहता मत जाना जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है। और वो जाते तो उसे गोलियों से मार देते। तो वहां जो प्रॉब्लम दिखाई गई थी वो बोडो आदिवासियों की दिखाई गई थी। तो अगर मूवी याद है तो असम भी याद होगा, तो काम तो हो जाएगा। संथाली कहाँ बोलते हैं? संथाल आदिवासी हैं, जैसे बिरसा मुंडा है ना, वैसे संथाल आदिवासी जो काम मिलते हैं आपको सेंट्रल ईस्ट इंडिया में मिलते हैं, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में जो संथाल आदिवासी रहते हैं उनकी भाषा क्या है? संथाली है। मैथिली मिथिलांचल की थी सीता मैया, सीता माता का घर कहाँ था? मिथिला, जहाँ के जनक राजा थे मिथिला नरेश जनक की बेटी। और ये कहाँ है आपका? दरभंगा बिहार। कौन सा? दरभंगा बिहार। जो नॉर्थ बिहार का इलाका है तो मैथिली बोलते हैं, ठीक है। कौन बोलते हैं आपके? मैथिली। तो नॉर्थ बिहार, सेंट्रल ईस्ट इंडिया, असम, जम्मू कश्मीर, क्लियर। ये कितनी भाषा होगी आपकी? सारी भाषा में बात जो संविधान में सूचीबद्ध हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे आता है? एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा डायरेक्ट कि भाई इस भाषा को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, या भाषा सूची में कौन सा आपका लैंग्वेज है। एक क्वेश्चन आता है ऑड वन आउट। कैसे क्वेश्चन आता है? 4 भाषाएं देगा और कहेगा इनमें से कौन सी भाषा संविधान में सूचीबद्ध नहीं है। क्या कहेगा? इनमें से कौन सी भाषा संविधान में सूचीबद्ध नहीं है। तो क्या करोगे? पता होनी चाहिए। एग्जाम में 3-4 लैंग्वेज से वही पूछता है, ठीक है। तो लिख लो भोजपुरी, इंग्लिश, भोजपुरी, इंग्लिश। अभी चला ना कालीन भैया मिर्जापुर वाले, मुन्ना भैया, देख लिया मिर्जापुर का, नहीं देख लो क्या? मिर्जापुर सीजन 1-2 में उसी से अमेजन प्राइम जिंदा है, ठीक। चलिए इसके बाद लिखेंगे आप राजस्थानी हिंदी, कौन कौन सी? भोजपुरी, इंग्लिश, राजस्थानी हिंदी। दे आर नॉट लिस्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान में सूचीबद्ध नहीं है, ये संविधान में सूचीबद्ध नहीं है, क्लियर। भोजपुरी है, इंग्लिश है, राजस्थानी हिंदी है। भोजपुरी क्यों पूछी जाती है? अगर हिंदी की बोलियों में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। पूरा पूर्वांचल, ठीक है, पश्चिमी बिहार भोजपुरी बेल्ट है। आपने गाने भी सुने होंगे, एक लिपस्टिक वाला गाना आपके डीजे में जरूर बजता है, पता नहीं बे तुम डांस वांस कुछ नहीं करते हो क्या? चलो अच्छी बात नहीं करते, छोड़ो, सब मोबाइल मिथ्या है। आ जाओ सुनो। दूसरा, भोजपुरी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सूरीनाम, मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे जो इंडिया से अंग्रेज माइग्रेट करके वहां पे ले गए, बिहार, पूर्वांचल। जब 1857 की क्रांति हुई तो वहां से जबरदस्ती, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रांति का प्रभाव कहाँ था? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये एक ही तो प्रांत है पहले, इस इलाके में था। पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध में था। तो यहां से जबरदस्ती लोगों को पकड़ के कहां ले गया गया? सूरीनाम, मॉरिशस में गन्ने की खेती के लिए ले गया गया। तो जाहिर सी बात है वहां के लोग अपनी भाषा तो नहीं छोड़ पाएंगे ना,
इतना आसान थोड़ी ना होता है। तो वो लोग लिखना भूल गए, देवनागरी लिपि भूल गए, लेकिन बोलते आज भी वो भोजपुरी हैं। जैसे हम मैसेज टेक्स्ट करते हैं ना हिंदी वाले इंग्लिश में, उसी तरह से वो क्या करते हैं, भोजपुरी को लिखते हैं। लिखते इंग्लिश में है लेकिन बोलते वो भोजपुरी है। क्लियर? तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है लेकिन ये संविधान में सूचीबद्ध नहीं है। इंग्लिश क्योंकि और भारतीय भाषा नहीं थी, एक फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, तो इसीलिए आपकी ये भी सूचीबद्ध नहीं है। राजस्थानी हिंदी भी सूचीबद्ध नहीं है, ठीक। लेकिन इंग्लिश और राजस्थानी हिंदी क्यों लिखवाई? क्योंकि आपने एक सुना होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सुना होगा ना, हर साल आता है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन, कुछ पेट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुकर प्राइज, ज्ञानपीठ, नोबेल प्राइज, ठीक है, ये आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। एक एग्जाम दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन होंगे ही होंगे। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में मिलता है। 22 भाषाएं वो जो संविधान में सूचीबद्ध है, प्लस 2 और कौन सी, इंग्लिश और राजस्थानी हिंदी। और इंग्लिश में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था लास्ट ईयर 2018 में, समझे। और पिछली बार नमूद्री साहब को मिला था मलयालम लिटरेचर के, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ठीक। तो लिख लेंगे आप, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। सेटिंग बहुत होती है, चलिए लिखेंगे आप, क्या करना है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। इंग्लिश में जनापीठ बोलते हो, हिंदी में ज्ञानपीठ को। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24, 22 प्लस 2, 22 वो जो संविधान में सूचीबद्ध है, 2 जो संविधान में सूचीबद्ध नहीं है। क्लियर? आगे चलें। एक क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था 2014-15 में कि भारतीय मुद्रा पर कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? बताओ। 17 भाषाएं, 15 डब्बे के अंदर 2 बाहर, हिंदी और इंग्लिश। तो लिख लो, भारतीय मुद्रा पर 17 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। लिखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 लीटर पानी पीने पर कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये भी रेलवे का क्वेश्चन है, टॉपिक सबके है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं 1 लीटर पानी पीने पे, यूपीएससी का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन आए तो उस टाइम पे पानी की बोतल ले जाना अलाउ होता है, ठीक है। सबने पानी की बोतल उठाकर घुमा के देखना चालू कर दिया, सब समझ गए कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। भाई क्वेश्चन ही तो आगे पीछे होते हैं, क्वेश्चन तो सब पे वही रहते हैं। तो जैसे उसने उठा के देखना चालू किया, लोग समझिए कौन सा है। तो बताओ 1 लीटर पानी पीने पे कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। पढ़ते हैं ना, 21 किलो कैलोरी, 2100, 2400 किलो कैलोरी पढ़ाते नहीं है। गरीबी जब पढ़ाते इकोनॉमिक्स में तो उस टाइम पे पढ़ाते हैं इतनी किलो कैलोरी ऊर्जा शहरी में और इतनी 2400 ग्रामीण में चाहिए, क्योंकि शहरी वाला ऑफिशियल वर्क करता है, ग्रामीण वाला खेतों में काम करता है, तो सिर्फ 300 किलो कैलोरी ऊर्जा ज्यादा चाहिए। अगर इतनी ऊर्जा पा रहा है तो गरीब नहीं है, इससे कम ऊर्जा पा रहा है तो गरीब है। ऐसा इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बताओ, पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती तो 0 किलो कैलोरी, कितना? 0, ठीक है। अगर पानी से ऊर्जा मिली है तो उसमें मिलावट है, या तो उसने शुगर ऐड किया है या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स उसने ऐड किया है, तभी वो आपको ऊर्जा दे रहा है। नहीं तो आप पानी की बोतल जब बिस्लरी खरीदते हो, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप कोई भी कंपनी खरीद सकते हो, किनले, बिस्लरी, ये जितने भी आप खरीदते हो, हिमालय, आप देखना उस पर लिखा रहेगा 0 किलो कैलोरी। पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन वो शरीर में बाकी चीजों के संवहन में आवश्यक होती है, समझे। डिहाइड्रेशन से मर जाओगे। एक क्वेश्चन आता है ना, अगर मैं समुद्र का पानी पी लूं तो क्या होगा, साइंस में क्वेश्चन आता है, गलती से कैसे लिखा हूं तो सब पढ़ना पड़ता है। बताओ क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, पानी के अंदर आपकी कमी हो जाएगी, सारा पानी बाहर आ जाएगा, नमी की मात्रा अंदर ज्यादा होती है और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से आप मर जाओगे, समझे। चलिए, सममाय मिथ्या है, ये समझ में आ गया, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट लिखेंगे आप 9th शेड्यूल। क्या लिखेंगे आप? 9th शेड्यूल। ज्यादा तो नहीं पाते ना, हाँ, लिखेंगे आप 9th शेड्यूल। 9वीं अनुसूची लिखेंगे, इसे संविधान संशोधन प्रथम, अब एडिशनल है ना,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट इन ईयर 1951, इसे संविधान संशोधन प्रथम 1951 के तहत जोड़ा गया है। अनुसूची प्रथम को 9वीं को जो अनुसूची 9 है उसे संविधान संशोधन प्रथम फर्स्ट इन ईयर 1951 के तहत जोड़ा गया है। क्लियर? जोड़ा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आता है कि अनुसूची 9 को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। एक्चुअली क्या है, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो पंडितों ने पहले ही कहा था ये अशुभ दिन है, मत करो लागू इसे, ठीक है। लेकिन नेहरू ने कहा मेरे वचन का क्या होगा, प्राण जाए तो जाए लेकिन वचन ना जाए, रघुकुल नहीं तो सदा चली आई। ऐसा राम जी की चौपाई है ना रामचरितमानस में, ठीक। तो नेहरू ने लागू करवा दिया। अब देख लो तब से लागू हुआ, अगले साल से संशोधन चालू है, इस साल भी संशोधन हो गया। टोटल संशोधन कितना हो गया, भले आजादी को या संविधान को लागू हुए अभी 70 साल ही हुए, 70-71 साल, ठीक है। लेकिन संशोधन 104 हो चुके हैं, 104 संशोधन संविधान में हो चुके हैं टिल डेट। मैं अब तक की बात करूं, आज की तारीख 104 संशोधन, ठीक है। तो पहले संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ेगी, अनुसूची 9। क्या था अनुसूची 9? तो लिखेंगे कुछ अधिनियमों को वैधानिकता प्रदान करने के लिए, कुछ अधिनियमों को वैधानिकता प्रदान करने के लिए। आइए बताते क्या चीज होता है ये। कुछ अधिनियमों को, अधिनियम वैधानिकता यानी लीगलाइज करने के लिए, वैधानिकता प्रदान करने के लिए। चलिए आगे। अब ये है क्या, ये समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये अनुसूची 9 क्या कहता है, ये कहता है अगर आपने संविधान में कोई संशोधन किया और संशोधन करने के बाद उसे अनुसूची 9 में डाल दिया तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। वी कांट मूव टू द कोर्ट फॉर दैट लॉ, अगर वो अनुसूची 9 में डाला गया है तो, ठीक है। और उससे क्या जाएगा, उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, किससे, जुडिशियल रिव्यू से। इसीलिए अनुसूची 9 को बनाया गया, ठीक है। अब हुआ क्या आपका, पहले आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट्स 7 थे, एक संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था, वो भी आपका मौलिक अधिकार था। अब मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वी कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट मेरे मौलिक अधिकार दिलाएगा क्योंकि इसकी जिम्मेवारी है दिलाने की। अब जमीन किसी की अधिग्रहण होती तो वो तो पहुंच जाता सुप्रीम कोर्ट। आज सरकार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा मौलिक अधिकार है, पापा के बाद मेरे पास ही आनी है, ऐसे कैसे ले ली सरकार, ठीक। तो उस कंडीशन में ना तो फैक्ट्री लग पाती, ना रेलवे ट्रैक निकल पाएगा, ना हाईवे निकल पाएगा। तो सरकार ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म को उठा के किसमें डाल दिया, अनुसूची 9 में डाल दिया। कर लो जो होता तुम्हारे पे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक। अब केशवानंद भारतीयवाद में जब 1973 आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मामले में हम किसी भी लॉ को क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, जब आपने संविधान के मौलिक संरचना के साथ छेड़छाड़ किया हो। अगर आप फंडामेंटल जो आपके स्ट्रक्चर डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है, वो उसे रिव्यू कर सकता है। लेकिन आरक्षण, लैंड रिफॉर्म नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर तो है नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अनुसूची 9 में डाल सकते हो। एक आपने जाट आंदोलन सुना होगा, हुआ था ना 2016 के आसपास, ठीक। जाट आंदोलन अगर आपने देखा तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि सरकार ने उस टाइम पे जाटों को 4% आरक्षण भी दे दिया था, ठीक, आरक्षण दे दिया था, ठीक। बच्चों ने क्या किया, सीजीएल के फॉर्म निकले हुए थे, उन्होंने उसके तहत क्या किया, फॉर्म भी भर दिया ओबीसी के तहत, ठीक है, ओबीसी में डाल के, स्पेशल कैटेगरी डाल के उन्होंने फॉर्म भी भर दिया। लेकिन फिर लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दी, ठीक है, कि भाई जाटों को किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, क्या ये सोशली बैकवर्ड है या समाज ने इनका बहिष्कार कर रखा है। किसी ने कह रखा चौधरी साहब को मेरी खाड़ में नवाज जी, चौधरी साहब उसे खाड़ से उठा देंगे, है जाहिर सी बात है। क्या चौधरी साहब या जाट जो हैं उनको फाइनेंशियली वीक है, तो हरियाणा में अगर 25% जाट है तो 75% जमीन उन्हीं के पास है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। इनके नाम पे जाट रेजिमेंट है, सारे बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, मंत्री और मिनिस्टर भी, तो किस बात का आरक्षण ओबीसी में क्यों इंक्लूड किया जाए। तो उस कंडीशन में क्या कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बाहर निकाल दिया। अगली बार जाटों ने धमकी दे दी, ऐसा है अगली बार आरक्षण दियो तो अनुसूचित 9 में डाल के दियो, कोई छेड़ ही ना पावे।
तो फिर मोदी आया, उसने कहा सबको आरक्षण EWS के तहत, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10%। ना राजपूतों को आंदोलन करना पड़ा, ना बनियों का आंदोलन करना पड़ा, सबको EWS। और इसके प्रावधान देखो भाई, अब किसके पास 5 किले जमीन है? ठीक, बहुत रेयर लोग होंगे जिनके पास 5 किले पर व्यक्ति जमीन बची हो। नहीं तो जैसे ये कानून पारित हुआ, ठीक है, पापा ने क्या किया, सबने जमीन बांट दी, ठट 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 ठट, आने तो तेरे पास ही रानी है, आने तो तेरे पास ही रानी है। ऊपर से क्या कहता, दो जिसके पास भाई 2 एकड़ से कम जमीन है, 6000 रुपए खाते में खट खट खट, आने तो तेरी है, सरकार के बैंक में दे बांट दिया ना। तो क्या है कि लोगों के पास एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं आगे, ठीक है। तो अनुसूचित में बाकी चीजें कल लिखाएंगे आज के। ओके।